स्वागत है साथियों हमारे इस YouTube चैनल संस्कार गुरुकुलम में। मैं हूं आनंद राज आनंद और आज के बीच आपके बीच लाए हुए हैं हम एनसीएफ 2005 और टीचिंग्स ऑफ ईवीएस, जो कि आपके ईवीएस के एग्ज़ाम्स में इनकी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। बहुत अच्छा ये टॉपिक होता है और इससे बहुत बड़ा ही इसको अंगदायनी एक विषय वस्तु कह सकते हैं आप। इसमें से ज़्यादातर सवाल आपको मिलते हैं और ये एनसीएफ के परिप्रेक्ष्य में अगर आप ईवीएस को पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, अंकदानी के साथ साथ में एक अच्छे प्रभावी शिक्षक का भी निर्माण एनसीएफ 2005 आपके अंदर में करता है। तो साथियों, हम इस क्वेश्चन आंसर के इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अगर हमारे इस चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से आप एक रिकमेंड भी कर सकते हैं, ताकि हम और भी कुछ अच्छे अपडेशन आपके बीच में ला सकें। वही साथियों, अगर आप इस तरह के वीडियोस और भी चाहते हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब तो करेंगे ही, साथ ही साथ बेल आइकन्स को भी क्लिक करेंगे, जिससे कि हमारी नोटिफिकेशंस आपके पास तक पहुंच पाएगी। साथियों, एक और बड़ी अच्छी आपको एक सूचना देना चाहते हैं कि अगर आपने इस वीडियोस के परिप्रेक्ष्य में अगर आपने इसकी लेक्चर वीडियोस को नहीं देखी है तो हमारे आप लेक्चर वीडियोस को भी ज्वाइन कर सकते हैं और यह लेक्चर वीडियोस आपके डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। साथियों, आइए हम लोग बिना समय का बर्बाद किए हुए हम लोग जुड़ते हैं प्रश्न उत्तरी के इस श्रृंखला में। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एनसीएफ 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। और अगर आपने हमारे वीडियोस के लेक्चर को नहीं देखा है तो आप वहाँ पर देखेंगे, आपको सारा का सारा क्वेश्चन पहले बन जाएगा। सबसे पहले आप उन्हीं लेक्चर्स को देखेंगे, तब बनाएंगे, तब आप अच्छे से अपने आप का आकलन व मूल्यांकन कर सकते हैं। तो साथियों, एनसीएफ 2005 की अगर बात करें हम रिकमेंडेशंस की, तो वो कहता है कि वी शुड हैव टू लिंक द क्लासरूम फ्रॉम द रियल लाइफ, है ना। बच्चों की जो वास्तविक जिंदगी है, बच्चों की जीवन है, उसको हम लोग जोड़ने की कोशिश करेंगे। मतलब कि कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने की कोशिश करेंगे। और ये ऑप्शन नंबर हमारे पास 2 है साथियों, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में एनसीएफ की रिकमेंडेशंस जो है वो कौन सा प्रस्तावित नहीं करता है। मतलब क्या है कि एनसीएफ 2005 डज नॉट प्रपोज इन द कंटेक्स्ट ऑफ ईवीएस टीचिंग एंड इन लेक्चर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द हैंड्स ऑन एक्टिविटी। हमने बात किया था वहाँ पर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ पर, थीमेटिक अप्रोच पर, लिंकेज विद चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस एंड कंटेस्ट हमने बात नहीं करी थी। तो वो क्या होगा, फैमिलियरिटी विथ टेक्निकल टर्म्स से हमने ये वाला चीज़ बात नहीं करी थी। तो यहाँ पे कहता है कि डज नॉट पर्पस इन द कंटेस्ट ऑफ टीचिंग ईवीएस। तो ये बात कर रहा है, मतलब नहीं के बारे में बात कर रहा है, कौन सा प्रस्तावित नहीं करता है। तो प्रस्तावित शब्दावली से परिचित कराना हम लोग ये रिकमेंड नहीं करता, इसलिए आंसर्स का ये चला जाएगा। अगर बात किया जाता है हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ को, तो हम बच्चों को मुहैया कराएंगे हैंड्स ऑन एक्टिविटी, और जब बच्चा हैंड्स ऑन एक्टिविटी करेगा तो अपने उस गतिविधियों में अपने आप को शामिल करेगा, सक्रिय भूमिका उनकी रहेगी वहाँ पर और चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकता है। इसीलिए हम बच्चों को हैंड्स ऑन एक्टिविटी या फिर हस्तपरक क्रियाकलापों को उनके बीच में रखेंगे। वही अगर थीमेटिक अप्रोच की बात किया जाए, विषयानुसार उपागम या फिर आप विषयगत दृष्टिकोण के माध्यम से, यहाँ पे बच्चों को हम लोग क्या करते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी मेथड के तहत हम एक समग्रता, जो बच्चों में जो समग्र विकास होती है उस चीज़ को लेते हुए हम लोग थीमेटिक अप्रोच का यूज़ करेंगे। थीमेटिक अप्रोच क्या होता है साथियों, थीमेटिक अप्रोच के अंतर्गत हम एक विषय को उसके भिन्न भिन्न विषयों को गहनता के तरफ उसको मोड़ते हैं, उसको लोग थीमेटिक अप्रोच कहते हैं। वहीं वी शुड हैव टू प्रोवाइड अ लिंक विद द चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस एंड कंटेक्स्ट इन आवर एजुकेशन। हम अपने शिक्षा में बच्चों का जो अनुभव है उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। क्या नहीं करेंगे ये हमसे पूछा गया था, तो हम लोग नेवर वी यूज़ द टेक्निकल टर्म्स, द फैमिलिटी ऑफ द टेक्निकल टर्म्स, तकनीकी शब्दावली से परिचित नहीं कराएंगे। इसलिए आंसर आपका 2 चला जाएगा, 2 का 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 3।
तो 3 नंबर क्या कहता है उसको हम लोग एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए, है ना। ट्रू टू द चाइल्ड, ट्रू टू लाइफ एंड ट्रू टू द सब्जेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्यूरिकुलम डज नॉट मीट द एबव रिक्वायरमेंट्स। तो आप अगर सवाल को समझे होंगे, यहाँ पे कहता है कि बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। तो यह पाठचर्या क्या कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करता है? तो यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने की मूल्यों को बढ़ावा देती है। बिल्कुल, हम आपको बताए भी थे, इट प्रमोट्स द वैल्यू ऑफ फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड रिजुडाइज। तो ये तो बात इन्होंने सही करी है, हमको नहीं का जवाब देना है। तो यह विषय को, सेकंड वाला जो है ऑप्शन वो कहता है, यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। बिल्कुल उन्होंने सही बात करी। तीसरी बात कहता है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। बिल्कुल ये अधिक बल देती है, क्योंकि बच्चों के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही की बात कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें उनके लिए अनुकूल है। वही यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। तो ये तो हमारा नेगेटिव वर्ड है, और नेगेटिव वर्ड वहाँ क्वेश्चन भी नेगेटिव पूछा गया है और ऑप्शन भी 4 नंबर नेगेटिव दिया है, इसलिए इसका आंसर चला जाएगा। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि शब्दावली और परिभाषा पर हम अधिक बल कभी नहीं देंगे, है ना। तो ये चीज़ें हो गया। अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तक की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है। 1 नंबर ऑप्शन कहता है पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है। ये बिल्कुल नहीं, या दे आर टॉकिंग अबाउट द लिमिटेशंस, इसलिए ये नहीं हो सकती है। पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, ये भी नहीं है। आप हमारे थ्योरी को जरूर देखेंगे, लेक्चर क्लास को देखेंगे तो आपको ज़्यादा भी समझ में आ जाएगा। कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। तो कहता है संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना, इट प्रोवाइड्स द कंटेक्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट। जब हमारे पास शिक्षकों के पास संसाधन नहीं होगी, पुस्तक नहीं होगी, बच्चों के पास पुस्तक नहीं होगी, तो हमें वहाँ पे जाना चाहिए। कंटेक्चुअल एंड सिचुएशनल लर्निंग के तहत हमें जो अप्रोच यूज करनी चाहिए वो कंटेक्चुअल एंड सिचुएशनल अप्रोच यूज करना चाहिए। संदर्भ युक्त अधिगम तथा समस्याप्रक्त उपागमों का उपयोग करते हुए हम बच्चों को पहली और दूसरी कक्षा में पर्यावरण पढ़ाएंगे बिना पुस्तक के अभाव में, है ना साथियों। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो आपका होगा वो होगा 4 नंबर, ये होगा सही आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, थोड़ा सा पेज वगैरह इधर उधर हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, धैर्य रखिए, धीरज रखिए और फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यस, क्वेश्चन नंबर 5 था यहाँ पे, वाह गुड। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन पर, है ना, तो पर्यावरण अध्ययन पर, जी ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पर्यावरण अध्ययन पर शिक्षण राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुरूप है। कौन सा एनसीएफ 2005 का अनुरूप है ना, इस पर हम लोग देखते हैं, चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं और बड़ी गहनता के साथ इसको जानेंगे हम लोग। तो कहता है कि यह एनसीएफ के अनुरूप कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम ऑप्शन को देखते हैं। तो कहता है पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 1 से 5 में पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन सामाजिक विज्ञान के रूप में पढ़ाया जाए। तो पर्यावरण अध्ययन में 1 to 5 के लिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के रूप में पढ़ाया जाए, बात ये तो करेक्ट बोलता है, लेकिन इसमें एक चीज़ और होनी चाहिए, तो वो हम लोग आगे देखते हैं। और इसमें वो अगर कहा जाए तो पर्यावरण अध्ययन में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को हम लोग ऐड करते हैं। ये बात इन्होंने सही ही बोली है ना। फिर भी हमें सवाल का जो श्रेष्ठ आंसर को चुनना है, अगर आगे श्रेष्ठता मिल जाएगी तो हम लोग उस पर बात करेंगे। 1 नंबर तो बात बोलता है कि ये क्या है, तो ये सही है ना। लेकिन हम लोग और भी चीज़ों को देखते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 की ओर चलते हैं। कहता है पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन विज्ञान
और पर्यावरण अध्ययन सामाजिक विज्ञान के रूप में, लेकिन कक्षा 3 और 5 में एक समग्र अध्ययन के रूप में पढ़ाया जाए। जी नहीं, समग्र अध्ययन तो हम लोग पूरे हर जगह पे करेंगे। कक्षा 3 और 5 के बच्चों में समग्र अध्ययन नहीं कराएंगे हम लोग उसका समग्र अध्ययन करेंगे शुरुआती दौर से, मतलब क्लास 1 से लेकर 5 तक में कराएंगे। और समग्रता तो लानी ही है, हमारा तो मुख्य उद्देश्य ही रहता है कि वी शुड परफॉर्म द होलिस्टिक डेवलपमेंट इनसाइड द माइंड ऑफ द चाइल्ड। तो चलिए ऑप्शन नंबर 2 तो होगी नहीं, इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये क्लास 1 और 2 की बात करता है, जहाँ पे विज्ञान और जाकर के सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने की बात करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। हम लोग 5वीं कक्षा तक को पढ़ाएंगे, लेकिन समग्रता के साथ पढ़ाएंगे। तो 3 नंबर चलते हैं। ऑप्शन कहता है पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 1 से 5 में एक समग्र अध्ययन क्षेत्र के रूप में पढ़ाया जाए। ये सबसे बेस्ट आंसर जा रहा है। 1 नंबर भी सही था, लेकिन श्रेष्ठ अगर उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 जाता है, क्योंकि यहाँ पे बात करते हैं कि इस पे तो समग्र अध्ययन के क्षेत्र के रूप में पढ़ाया जाए, मतलब हमें समग्र विकास की ओर हम शिक्षकों को ध्यान देना चाहिए, और यही एनसीईआरटी रिकमेंड करती है ना साथियों। आपको समझ में आ रही होगी। तो बेस्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। हमें क्या करना है, तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट अपने बच्चों में करना है इन द कंपोजिट एरिया ऑफ स्टडी इन क्लास 1 to 5, है ना। ये सारी चीज़ों को लेके हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखें साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता क्या है, हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि इनडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ईवीएस addresses environmental issues by using the contents and methods of। पर्यावरण अध्ययन की अंतर विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को डैश द्वारा संबोधित करती है। 1 नंबर है सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग। तो बात कहीं ना कहीं ये ठीक ठाक ही कह रहा है, प्रयोग की बात कर रहा है। और इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है एक विषय को दूसरे विषय से जोड़कर पढ़ाना। ये हमारा इंटरडिसिप्लिनरी का यह मूल मोटो रहता है ना। तो 1 नंबर तो ये ठीक ठाक ही बोल रहा है, लेकिन और भी चीज़ों को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग, जब इन्होंने सामाजिक विज्ञान को इन्होंने यहाँ पे निहित किया है, तो सामाजिक विज्ञान के साथ साथ हमारा विज्ञान भी रहना चाहिए था, तब जाकर के पर्यावरण का नींव वो अच्छे से ढाल सकता है। हमने आपको लेक्चर में बताया भी था कि पर्यावरण की जो शिक्षा है वो बराबर होती है सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का समायोजन, दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो फिर पर्यावरण शिक्षा हमारा सर्वश्रेष्ठ रहता है। 1 नंबर इसलिए नहीं होगी क्योंकि इन्होंने यहाँ पे 1 नंबर पे एक बात करी है सामाजिक विज्ञान की, लेकिन विज्ञान की चर्चा नहीं की है, इसीलिए गलत हो जाती है। फिर दूसरा नंबर में कहता है विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग। इन्होंने यहाँ पे भी सिर्फ विज्ञान को निहित किया है, इसको विज्ञान के साथ साथ सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण का भी अध्ययन तीनों को शामिल करना चाहिए था, इसलिए 2 नंबर भी नहीं होगा। 3 नंबर कहता है विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग। और 3 नंबर में देखिए वो मूलभूत बातों को जो है वो रखते हैं, विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा तीनों को इन्होंने निहित किया है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 कहता है क्या, तो उस पर हम लोग गौर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्राथमिक स्तर के इतिहास की पाठचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित, हाँ बिल्कुल, ये जो है किन्हीं का फोन आ रहा है, तो एक बार जाइए इस फोन को जो है दिखा दो उधर जाके। हाँ किनका है देखो, पहले देख लो कौन है। प्राथमिक स्तर के ईवीएस की पाठचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकास किया गया है, ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं और समझने की भी कोशिश करते हैं आप। तो कहता है कि पाठचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकास किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने का योग बनाना, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इनेबल अ लर्नर लुक एट इन्वायरमेंट इन अ होलिस्टिक मैनर। हमने लेक्चर्स में इसकी बात करी है, आप इसको देख सकते हैं। तो इसका आंसर जो है 7 का 1 नंबर ही चला जाएगा। और ईवीएस में हम लोग सामाजिक विज्ञान सामाजिक
विज्ञान के साथ साथ विज्ञान को ऐड करते हैं और पर्यावरण अध्ययन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि बच्चों में समग्रता का भाव, समग्र विकास करने का हमारा मुख्य प्रयोजन रहता है, और इसीलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 ही जाएगा, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है इसको जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो 8 नंबर कहता है क्वेश्चन कि सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे आप गौर करेंगे, यहाँ पे नहीं बोला गया है, तो आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, नहीं हमको टिक उसके नेगेटिव आंसर को लेना है। तो कहता है 1 नंबर ऑप्शन कि इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना। तो ये तो बात सही है, लेकिन हमको नेगेटिव आंसर लेना है। तो दूसरा नंबर ऑप्शन कहता है इस बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना। ये भी बात सही कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसे बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। हमने लेक्चर में सारी चीज़ों का बात की। अपने अगर लेक्चर्स हमारे नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के परपेक्ष में जो थ्योरी क्लास है उसको हम दे देंगे, वो आप देख लीजिएगा, जरूर देखिएगा, इससे आपका कंसेप्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। और फिर एग्जाम में कोई भी सवाल इससे आपका छूटेगा नहीं। ऑप्शन नंबर 4 कहता है कि इसे बच्चों का मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनना चाहिए। देखिए यही वाला नेगेटिव है, और ये नेगेटिव सवाल का, है ना, नेगेटिव आंसर को ही चुनना हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है। इसलिए हम कभी भी बच्चों को शब्दावली की सही परिभाषा याद तो कराना ही नहीं चाहिए। एक वर्ड है ये याद, हम बच्चों को कभी भी याद नहीं कराएंगे, रटंत ज्ञान की ओर कभी नहीं ले जाएंगे। हम बच्चों में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, और अगर हम बच्चों को शब्दावली दे देंगे और परिभाषा अगर देते हैं तो बच्चा उसे रट लेगा, और हम शब्दावली व परिभाषाओं से बच्चों को दूर रखने की कोशिश करेंगे, जिससे बच्चों में रटंत वाली ज्ञान नहीं आ जाएगी। तो चलिए हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, और फिर क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9, चलिए थोड़ा सा आप धैर्य रखेंगे और चीज़ों को देखेंगे साथियों, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना, लर्निंग विदाउट बर्डन इन द कंटेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी इम्प्लाई। तो लेस नंबर ऑफ चैप्टर इन ईवीएस टेक्स्ट बुक, ये एकदम बिल्कुल गलत बात है, और ये ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। लेस नंबर ऑफ चैप्टर्स मतलब बुक नहीं है, लेकिन ज्ञान तो कम नहीं कर रहे ना, पुस्तक भले कम है लेकिन ज्ञान का कम नहीं कर रहे हम लोग। इसीलिए कहता है कि ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, अध्याय कम नहीं है, भले पुस्तक हम लोग नहीं चला रहे हैं 1 to 5 के क्लास में, सॉरी 1 और 2 के क्लास में, लेकिन बच्चों को ज्ञान तो वो दे रहे हैं। इसीलिए और जो इसका मुख्य उद्देश्य है बोझ के बिना सीखना, उसका तात्पर्य हमारा पुस्तकों की संख्याओं का कम करना से नहीं है। लोड ऑफ इनकम्प्रीहेंशन नीड्स टू बी रिड्यूस्ड, यस, ये सारा चीज। 2 नंबर कहता है कि अबोध, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, अम्बोध नहीं होगा, अबोध होगा। अबोध का भार कम करने की जरूरत है। अबोध की भार कम करने की जरूरत है कि बच्चों में जो अबोध है, मतलब कि जो बोध, देखिए अबोध को कम करना मतलब बोध को आगे करना, इस तरह से सोचिए आप। यहाँ पे लिखा हुआ अबोध का भार कम करने की जरूरत है, मतलब जो अनकम्प्रीहेंशन है, जो अबोध है, मतलब जो बोध है। देखिए अबोध को कम करना का अगर उल्टा देखें तो बोध को आगे करना, मतलब बोध को प्रसारित करना, तो यही आंसर चला जाएगा हमारा। तो बोझ के बिना सीखना का तात्पर्य है बोध को उजागर करना, बोध को बच्चों में लाना। तो इसीलिए आंसर इसका 2 ही चला जाएगा। यहाँ पे उसका उल्टा लिखा हुआ है कि अबोध का भार कम करने की जरूरत है, मतलब है बच्चों में अगर बोझ के बिना सीखना या अधिगम देना चाहते हैं तो बच्चों में बोध का क्या करना है, प्रसार करना है। अब बोध का प्रसार कब होगा, जब अबोध के भार को कम कर देंगे हम। और ये वाले चीज़ें हम आपको एक ब्लूम टैक्सोनॉमी के तहत जो संज्ञानवादी प्रक्षेत्र है, जिसमें हम बात करेंगे ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, इन सारी चीज़ों पे अभी ब्लूम टैक्सोनॉमी की वीडियोस पे अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ पे हमने जबरदस्त तरीके से चीज़ों को आपके बीच में रखने की हमने कोशिश की। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ऑप्शन नंबर 2 जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है,
वैकल्पिक ढांचे की बात करें तो अल्टरनेटिव कंसेप्ट्स, अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स। अल्टरनेटिव कंसेप्ट या फ्रेमवर्क्स क्या होता है? जब बच्चा अपने मन मस्तिष्क पर कोई विषय वस्तु के प्रति एक ऐसी अवधारणा हो जो वास्तव में गलत होती है और उसका वह निर्माण कर लेती है, इसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स। जैसे हम बच्चों को कहते हैं चंदा मामा दूर के पुआ पकाए गुड़ के, तो चंदा मामा, तो उसको लगता है कि ये जीवंत है और चंदा मेरे मामा है, वो अवधारणा उनके अंदर में आती है। और ये अवधारणा जो है यह गलत अवधारणा है, वास्तव में सही नहीं है, लेकिन ये बच्चा उसको क्या कहता है, वैकल्पिक ढांचे के अंतर्गत उसको अपने अंदर में निहित कर लेता है, तो इसको हम लोग वैकल्पिक ढांचा कहते हैं। तो कहता है कि वैकल्पिक ढांचा का मूल जो उद्देश्य है वो क्या है। तो 10 नंबर का ऑप्शन की ओर चलते हैं और देखते हैं कौन सा बात हमारे बीच में रख पाते हैं वो, और वो वैकल्पिक ढांचे को अच्छे से डिफाइन करता है। तो विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत है लेकिन स्पष्टीकरण से अलग है, तो 1 नंबर तो बात उसी बात को बोला है, तो इसका आंसर 1 नंबर ही चला जाएगा। ध्यान से देखिएगा, हमने वैकल्पिक ढांचा क्या बोला कि फॉर्मली वो क्या करता है, स्वीकृत कर लेता है, लेकिन स्पष्टीकरण में वो अलग है। हमने आपको बताया चंदा मामा दूर के पुआ पकाए गुड़ के, हम खाए थाली में बच्चा को दे प्याली में, प्याली गई टूट के बच्चा गए रूठ के। अब बच्चों में इस कविता के माध्यम से उसमें एक जो है वैकल्पिक ढांचा का निर्माण होता है और बच्चों को लगता है कि ये चंदा मामा है और चंदा मामा के वजह से जो है हमारा पुआ पका है, और फिर मेरे को मतलब बच्चों में ये अवधारणाएं विकसित हो जाती है। उनको लगता है कि चंदा मामा एक जीवंत एक पर्याय है ना, लाइव है, वो जीवित चीजें हैं। लेकिन और वो चंदा मामा को देखता है कि आज जो है यहाँ पे चलना प्रारंभ किया और लगातार चलते रहता है। वहीं अम्मी बताती है कि जो चंदा मामा है वो नानी घर की ओर जा रहा है, मामा जो है आपके नानी घर की ओर जा रहा है, देखो चलते जा रहा है, बच्चा एकटक देखता है, उसको जीवंत सा महसूस होता है। और यह ढांचा वैकल्पिक है, उन्होंने औपचारिकता के रूप में उसे स्वीकृत तो किया, लेकिन क्या यह सही है कि चंदा मामा हमारे नानी घर जा रहे हैं? नहीं, यह स्पष्टीकरण में अलग है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही चला जाएगा, है ना साथियों। तो वैकल्पिक ढांचा का भी हमें सम्मान करना चाहिए, हमारा यह एनसीईआरटी का यह रिकमेंडेशंस होती है। जी हाँ साथियों, और मैं एक आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पास लमसम 30 क्वेश्चन होंगे और समय थोड़ा सा आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन आपको अगर आप डायरेक्ट अगर आंसर बता दें तो आप चीज़ों को रट लीजिएगा। और हम चाहते हैं कि क्वेश्चंस के ऑप्शंस के माध्यम से आपके अंदर में हम अच्छी अवधारणाएं, अच्छी संप्रत्याय और अच्छा जो कंसेप्ट होता है उसका हम निर्माण कर सकें आपके अंदर में। तो इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा, आप साथ देंगे और हमारे साथ बने रहेंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे और सुझाव के रूप में आप कमेंट भी जरूर करेंगे। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा बातों को आपके बीच इसलिए रख रहा हूँ ताकि लेक्चर के साथ साथ हमारे जो वीडियोस में जो गुणवत्ता होनी चाहिए आपके बीच में, उसे हम बड़े अच्छे तरीके से डाल सके, रख सके, और इससे आपके अंदर में कंसेप्ट्स बहुत अच्छा डेवलप हो सके। तो साथियों चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और 11 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि पर्यावरण अध्ययन का वर्तमान पाठ्यक्रम कुछ समान विषयों के आधार पर बुना गया है, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। मतलब हमने बात करी है थीम्स ऑफ ईवीएस के बारे में, हमने 6 थीम के बारे में बात किया था। वो था हमारा परिवार एवं मित्र, था पानी, भोजन, आवास, यात्रा और हम चीज़ें बनाते हैं। जिसमें से नहीं बात की है, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है पाठचर्या में, तो वो हमारा वायु नहीं है, इसलिए इसका आंसर चला जाएगा वायु। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के बाद चलते हैं 12। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है? कौन सा है? हमने 6 बात करी अभी, और 6 में से जो बात करें वो है हमारा फूड, क्योंकि हम वहाँ पे सौरमंडल के बारे में बात नहीं करते, मौसम के बारे में बात नहीं करते, ऊर्जा के बारे में बात नहीं करते हैं, और हमारे थीम्स के अंतर्गत आते हैं भोजन। तो हमने बात करी है 6 थीम्स पे, वहाँ आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं हम, जहाँ पे लॉजिकल क्वेश्चन होगी वहाँ पे हम आपके साथ विषय वस्तु को जबरदस्त तरीके से लाने की कोशिश करेंगे साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 कहते क्या है? कहते हैं पर्यावरण अध्ययन के विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है?
यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। ये बात तो करीब करीब ठीक ठाक ही बोल रहा है। हम देखते हैं, एक नंबर भी बात उन्होंने सही करी है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 की ओर चलते हैं और वो कहते हैं कि यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के वृहत विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। तो ये भी चीज़ों को अच्छा तरीके से ही रखने करता है, लेकिन यहाँ पे वृहत विस्तार दे दिया है तो इसके वजह से, लेकिन ये भी बात करीब करीब ठीक ठीक कर रहा है ना। ऑप्शन नंबर 3 की ओर चलते हैं और ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि यह विषय वस्तु को नरम, सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। और सर्वश्रेष्ठ आंसर 3 ही जा रहा है। ऐसा नहीं है, एक नंबर पे इससे बच्चों में रोचकता आती है, गतिविधियों को वो शामिल कर रहा है और वो शामिल हम करते हैं। हमारा टीचर का जो स्टाइल्स है, टीचिंग स्टाइल्स, उसमें वो चीज़ हम लोग निहित करते, गतिविधि को निहित करते हैं, जिसमें यह कहता है यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के वृहत विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। यही बात उन्होंने सही बोली है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ आंसर जाता है कि विषय सीमाओं को सौम्य और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। मतलब क्या है, हॉलिस्टिकली, देखिए पॉजिटिव वर्ड जब आ जाए ना तो उस चीज़ को आप चुनिएगा। हॉलिस्टिकली एक वर्ड आया है ना, तो इसके वजह से हम लोग 3 नंबर को आंसर सर इसको डाल देंगे, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 14 एक बार थोड़ा सा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर और क्वेश्चन नंबर 14, यस वी हैव। क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है। तो हम लोग बात करते हैं कि देखिए प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है। तो चलते हम लोग ऑप्शन की ओर और चीज़ों को देखते हैं और जिसमें श्रेष्ठ आंसर आ जाए वो आप देखेंगे। तो बच्चों को तकनीकी शब्दावली या परिभाषाओं से परिचित करना, ये एकदम बिल्कुल गलत है। ऊपर में भी ये शब्द बार बार आ रहे थे। संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन, बिल्कुल गलत बात है, ये भी नहीं होगा। अपने ज्ञान का विस्तार के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, हम कभी नहीं पुस्तकों पढ़ने पे जोर देंगे। तो हम कहते हैं विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़कर पढ़ाना। तो ये 14 नंबर का आंसर 4 चला जाएगा और ये सर्वदा सत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं साथियों। और 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हम लोग इस पर गौर करते हैं। तो कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कौन सा चीजें होता है इसमें। कहता प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, बिल्कुल हम लोग जो है बच्चों में क्यूरियोसिटी को अराउज करेंगे, क्यूरियोसिटी को डेवलप करेंगे। क्यूरियोसिटी उसके अंदर में जब आएगी तो विषय वस्तु को अच्छे तरीके से पढ़ सकता है। ऑप्शन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो कहता है बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना, बिल्कुल ये तो बात सही बोल रहा है, लेकिन हमें नहीं को चुनना है ना। तो बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं को बोझ डालना, हाँ तो ये बोझ, कभी भी बच्चों को हम बोझ नहीं डालेंगे, हम शब्दावली को कभी नहीं टच करेंगे। तो देखिए कहता है वहाँ पे नहीं की बात, तो हम लोग नहीं कौन सा है, तो ये 3 नंबर इसका आंसर चला जाएगा। और बाकी सब पॉजिटिव था, हमें नहीं लेना था, तो इसके वजह से बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषा को बोझ नहीं डालेंगे। हम बच्चों को कभी भी परीक्षा में नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ाएंगे, हम उसमें बच्चों में एक अच्छे ज्ञान, अच्छे विषय वस्तु के प्रति जो समझ होती है उसका निर्धारण हम उसके साथ कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, और 15 के बाद 16 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। तो कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिस्टेंट विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ईवीएस करिकुलम एट प्राइमरी स्टेज। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की आवश्यकता अनुरूप नहीं है। नॉट बोल रहा है यहाँ पे, है ना, नहीं है। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन को, और ऑप्शन कहता उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना होगा। हम लैस करना का मतलब होता है बोझ डालना, तो यही वाला चीज नहीं है वहाँ पे। और किसी भी चीज को लैस करना ये भी एक निगेटिव वर्ड है, इसीलिए निगेटिव में निगेटिव तो डालेंगे और 1 नंबर इसका आंसर चला जाएगा। और बाकी पढ़ने की जरूरत है नहीं, अगर आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। चलिए 16 के बाद चलते हैं हम लोग 17 नंबर प्रवेश करते हैं। और कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य नहीं है।
तो कहता है कि कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया से जोड़ना चाहिए। ये तो सही वर्ड है, लेकिन हमको नहीं चुनना है। शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम जो है कड़ा अनुशासन कभी नहीं देंगे, बच्चों में ये तो थोपना हो जाएगा फिर चीज़ों को लेके, इसीलिए इसका आंसर चला जाएगा 2 नंबर। ये नेगेटिव था, नेगेटिव आंसर लेने की कोशिश करेंगे, तो 17 का आंसर चला जाएगा 2 नंबर। चलिए 17 के बाद चलते हम लोग प्रवेश करते हैं 18 की दुनिया में, और फिर 18 नंबर आ जाते हैं। जी हाँ, सॉरी 18 नंबर क्वेश्चन कहाँ पे है, थोड़ा सा मैं ढूंढ लेता हूँ फिर आपके बीच में रखता हूँ। जी हाँ, यस 18, जस यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन आ गया। तो कहता है प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है, हम लोग ये देखते हैं। तो खोजने के अवसर प्रदान करना, ये बिल्कुल बात करता है वो, लेकिन हमें यहाँ पे नेगेटिव लेना है, जो नेगेटिव होगा उसको टच करेंगे। तो कहता है कि अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। विकास की बात कर रहा था, ये तो पॉजिटिव वर्ड हो गया, लेकिन हमको नेगेटिव लेना है। वहीं 3 नंबर ऑप्शन कहता है भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। और तब कौन सा नहीं होगा, तो 4 नंबर नहीं होगा। कहता है विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कराना, तो ये रटंत चीजें एकदम नेगेटिव वर्ड होता है, और ये नेगेटिव ही चीज को लेना है हमको, तो हम लोग रटंत कभी नहीं करेंगे। तो 18 का आंसर चला जाएगा 4 नंबर, है ना साथियों। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 नंबर की ओर, और 19 नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ईवीएस टीचिंग एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, तो देखिए इसमें वो जब ऑप्शन को पढ़िएगा तो कहता है क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। तो ये बात तो क्रियाकलाप संचालित नहीं करते हम लोग, संचालित बच्चा खुद कर लेता है अगर हम उसके अंदर में क्यूरियोसिटी डेवलप करेंगे, लेकिन कौशलों का विकास करना वो सही बात बोल रहा है। फिर दूसरा नंबर ऑप्शन कहता है आकलन में सफलता प्राप्त करना। बिल्कुल, आकलन में अगर सफलता प्राप्त करते हैं तो ये तो सही चीज़ है, हमारा ये मोटो भी सही रहता है, लेकिन आकलन में सफलता प्राप्त करना ये मूल उद्देश्य नहीं है। अगर आकलन में असफलताएं महसूस होती है बच्चों के अंदर में, अगर आकलन में असफलताएं होती है तो हम बच्चों का क्या करेंगे, उपचार करेंगे, निदान करेंगे, और फिर बाद में हम लोग मूल्यांकन करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। तो आकलन में सफलता प्राप्त करना ये मूल उद्देश्य नहीं है, हम बच्चों को एग्जाम में पास कराने का सफल प्रयास नहीं करेंगे, हम लोग बच्चों में ज्ञान डालने की कोशिश करेंगे। तो ये 2 नंबर, लेकिन चूंकि ये 2 नंबर भी जो है नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा नंबर चलते हैं, तो कहता है विज्ञान के आधारभूत संकल्पनाओं को समझना, और ये तो बात उन्होंने बात बोली, आधारभूत संकल्पना को समझना विज्ञान की। देखिए लेकिन विज्ञान को ही लिमिट कर दिया यहाँ पे, विज्ञान ही सिर्फ नहीं होना चाहिए, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भी चीज़ें होनी चाहिए, पर्यावरण होनी चाहिए, इसलिए 3 में नहीं चला जाएगा। इसलिए चौथा नंबर देखते हैं, कहता सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना, ये उन्होंने फैक्ट बात बोला है, और इसका आंसर चला जाएगा 4 नंबर। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 20 कहता क्या है इसको हम लोग देखते हैं। तो कहता है 20 नंबर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा होनी चाहिए। तो कहता प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए, कहता तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, बिल्कुल भी टेक्निकल वर्ड्स नहीं होनी चाहिए, इससे बच्चों में डर पैदा होता है, बच्चों के शब्द से वो डर जाते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, जैसे कि पदार्थों का पृथक्करण, अब बच्चा पृथक्करण समझ ही नहीं पा रहा है तो बच्चों में डर पैदा हो जाएगा, उस टॉपिक को नहीं पढ़ेगा। अब लेकिन अगर उसमें लिखा रहता है कि पदार्थों का, चीज़ों का अलग अलग करना, तो बच्चा उस टॉपिक को पूरे पढ़ लेता, लेकिन वहाँ पे नाम ही था पदार्थों का पृथक्करण। बच्चों में इतना टिपिकल वर्ड था कि बच्चों में समझ स्थापित नहीं हो पाया, और बच्चे उन चीज़ों से वंचित रह गए, पढ़ना नहीं, उसमें इंटरेस्ट जागृत नहीं हो पाई। आपको याद होगा क्लास 9th में एक चैप्टर था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना, नियंत्रण व समन्वय। टॉपिक का नाम ही इतना अद्भुत था कि बच्चों में उस चैप्टर के प्रति इंटरेस्ट जागृत नहीं हो पाता है, और बच्चे उस विषय वस्तु को, उस टॉपिक को पढ़ नहीं पाते हैं। तो टेक्निकल वर्ड्स जरूरी नहीं है। तो भाषा कैसा होना चाहिए, अगर इसकी बात करी जाए तो भाषा जो होनी चाहिए दिन प्रतिदिन चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें होनी चाहिए। जैसे हमने क्या बोला
कि पदार्थों का पृथक्करण की जगह पे चीज़ों का अलग अलग करना होना चाहिए था। मतलब जो दिन प्रतिदिन जो बच्चा भाषा को जो ज्ञान किया है वो चीज़ों को अगर हम उसमें निहित करते हैं तो वैसा भाषा पाठ्य पुस्तक को एकदम जो है जबरदस्त और रुचिकर बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे, बच्चों को दिन प्रतिदिन भाषा से संबंध होनी चाहिए। हाँ, भाषा ऐसा यूज करना चाहिए जो उसके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हो, तो बच्चों में अच्छा संप्रत्य का निर्माण हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर शिक्षक की बात करें तो शिक्षक के पास मानक भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। अगर शिक्षक के पास तकनीकी भाषा, मानक भाषा नहीं होगी तो वो एक अच्छे शिक्षक नहीं हो सकते हैं। इसीलिए एवरी टीचर शुड हैव द मोर एंड मोर टेक्निकल लैंग्वेज। उनके पास विषय वस्तु के प्रति जो मानक भाषा है उनका उपयोग करना चाहिए, तभी शिक्षकों को और भी चीज़ों से, और भी व्यक्तियों से उसको अलग निष्ठा, अलग एक जो है एकाग्रता, जो शिक्षक की जो भूमिका होती है उनमें उसमें निहित होनी चाहिए। उसमें अलग ज्ञान होनी चाहिए, अलग उनका आवेश होनी चाहिए शिक्षकों पे, और वो तभी संभव हो पाती है जब शिक्षक मानक शब्दों का उपयोग करे। ऐसे तो घरेलू भाषा सब कोई बोलते हैं, लेकिन एक शिक्षक प्रभावशाली होते हैं, क्रियान्वयक होते हैं। एक शिक्षक को मानक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन बच्चों में हम लोग मानक भाषा का उपयोग नहीं करेंगे। हम लोग दिन प्रतिदिन की भाषा जो होती है वो जो यूज करते हैं उसको करेंगे। तो इसमें से कहता है कौन सी पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा है, तो 20 का 1 तो होगा नहीं, 2 नंबर होगा, क्योंकि हम लोग निजी जीवन में जो चीज़ें हैं उसी को चुनना चाहिए, इसलिए 20 का आंसर 2 चला जाएगा। और चलिए हम लोग 20 के बाद 21 नंबर चलते हैं। 21 नंबर क्या कहता है? कहता है पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में, है ना, परिभाषाओं को, व्याख्यानों को दूर रखना चाहिए। परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखना चाहिए। और ये थोड़ा सा आपको कंक्लूजन बेस्ड सवाल है, अब इसको ध्यान से पढ़िएगा। इस तरह के भी सवाल हमारे एग्जाम्स में अब पूछे जाने लगे हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। तो कहता है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु में होनी चाहिए, परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ये चीज़ें जो है दूर रखना चाहिए, है ना। तो 1 नंबर वो बात सही बोलता है, जिसमें ए होगा वो सही होगा। बी नंबर कहता है कि रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। हाँ, रटकर सीखने को बिल्कुल बी नंबर भी, हमें रटन पे जब भी कोई बच्चा रटता है उसको हम लोग दूर करना चाहिए, तो बी नंबर भी सही है। फिर कहता है बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। हाँ, ये भी सही है। तो जिसमें ए बी सी हो वो सही है। डी नंबर कहता है बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। केवल अगर वर्ड आता है तो ये निगेटिव वर्ड है, देखिए यहाँ पे केवल। आप लोग थोड़ा सा इससे आपका अंदर में कंसेप्ट डेवलप होगा, तो डी नंबर नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी हमारे बीच में जो आसपास हैं लोग थोड़ा हल्ला नहीं करेंगे चीज़ों की। यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप लोग थोड़ा नहीं करें डिस्टर्ब। पता है आप लोगों की आवाज़ जो बड़ी मीठी मीठी होती है, क्या सत्यम कुमार, है ना, तो बच्चों को थोड़ा दूर रखेंगे। तो साथियों 21 का आंसर जिसमें ए बी सी हो वो वाला चला जाएगा, और ये आंसर जाएगा हमारा 3 नंबर। तो चलिए 21 का आंसर हम लोग 3 नंबर डालते हैं, जिसमें ए बी सी तीनों के तीनों सही है। तो चलिए हम लोग 22 नंबर चलते हैं, और 22 नंबर कहता है कि NCERT की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। तो कहता है कि हमारा NCERT जो है वो प्रायोरिटी दिया है। किस पे प्रायोरिटी दिया, इस पे हम लोग बात करते हैं और फिर चीज़ों को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 की ओर चलते हैं, और 22 नंबर यहाँ पे हमारे पास विद्यमान है, और देखते हैं। तो 20 का 1 नंबर देखिए ऑप्शन क्या कहता है कि विषय की आधारभूत संकल्पनाओं को व्याख्या करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो कहता है कि विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, तो आई एम सॉरी, हाँ थोड़ा सा कुछ काम आ गया है बीच में, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं, जुड़ते हैं 22 नंबर की ओर। तो कहता है कि एक्सप्लेन बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट। बेसिक ही क्यों बात करेंगे हम लोग, बेसिक बात नहीं करेंगे, जितना गहन से गहन होगी मम्मा जय गुरुदेव, हम लोग बेसिक की बात नहीं करेंगे। हमारी बात जो होगी वो टोटली होगी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पर। तो बेसिक की वजह से हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग छांटते हैं। संकल्पनाओं की व्याख्या तो करेंगे,
व्याख्या ही नहीं, बच्चों पे समझ स्थापित करने की कोशिश करेंगे, इसलिए 1 नंबर आंसर आपका नहीं जाएगा। 2 नंबर चलते हैं। चिंतन और विस्मय, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू लर्नर फॉर कंटेम्पलेशन एंड वॉन्डरिंग। हाँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहता है चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, हाँ बिल्कुल, हम लोग अवसर जरूर प्राप्त कराएंगे उसको, है ना। तो क्या करेंगे, चिंतन और विस्मय के लिए, तर्क शक्ति डेवलप करने के लिए बच्चों को हम लोग क्या करेंगे, अवसर प्राप्त करने और अवसर देनी चाहिए। फिर कहता है तकनीकी शब्दावली सटीक परिभाषाएं उपलब्ध करना, बिल्कुल गलत बात है, हम लोग तो बार बार इसको कट आउट कर रहे हैं। अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करना, अधिक संख्या अधिक होने की वजह से निगेटिव वर्ड है, तो ये भी गलत है। तो सही आंसर जो चला जाएगा वो 2 नंबर चला जाएगा, 2 नंबर। तो चलिए 23 नंबर की ओर चलते हैं और 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ईवीएस टेक्स्ट बुक्स एट प्राइमरी लेवल शुड नॉट हैव। यहाँ पे कहता है कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। तो यह वास्तविक कहानी और घटनाओं को शामिल करती है, तो वास्तविक कहानी और घटना को शामिल करती है, बिल्कुल करती है। दूसरा नंबर दिया परिभाषाओं और अमूर्त संख्याओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करता है, तो बिल्कुल नहीं। जो प्राथमिक स्तर की जो पर्यावरण की जो पाठ्य पुस्तक है वो परिभाषाओं पर और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करता है, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, इसीलिए हम लोग इसका आंसर 2 नंबर ही लेंगे, है ना। तीसरा नंबर कहता है यह प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है ना, इंटीग्रेटेड मैनर। ये भी बात सही उन्होंने बोली है, लेकिन हमको निगेटिव लेना था तो इसका आंसर 2 ही चला जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठचर्या में होनी चाहिए। तो प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठचर्या में होनी चाहिए, तो कहता पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना चाहिए। देखिए अधिक के वजह से हम लोग अधिक कम ये सारा चीज़ जो है निगेटिव वर्ड है, इसको इसके वजह से 1 नंबर नहीं होगा। अपने आसपास को खोजने का अवसर प्रदान करना चाहिए, बिल्कुल हमें एक्सप्लोर करना चाहिए और ऐसा अपॉर्चुनिटीज बच्चों को प्रोवाइड करें जिससे बच्चे अपने आसपास से चीज़ों को एक्सप्लोर कर सके। हम ऐसा अवसर प्रस्तुत बच्चों को कराएंगे जिससे बच्चे खोजने की प्रवृत्ति, खोजी प्रवृत्ति उसके अंदर में डेवलप हो जाए। तो इसका आंसर 2 नंबर ही, 24 का 2 ही जाना चाहिए और 100% यही जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कहता है पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना, परिभाषा पर अधिक बल हम लोग कभी नहीं देंगे, जिससे 4 नंबर नहीं होगा। तीसरा कहता है संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर, विस्तृत व्याख्या जी नहीं, व्याख्या, विस्तृत व्याख्या पे हम लोग इसको थोड़ा लगाम कसेंगे, 3 नंबर नहीं होगा, आंसर हमारा 2 नंबर में ही जाएगा। तो 24 का चलिए 2 चला गया। अब 25 की ओर चलते हैं और 2-3 क्वेश्चन बचा होगा मुश्किल से। तो 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है। 25 नंबर कहता है सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। देखिए पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता का विकास करना, ये तो बहुत ही पॉजिटिव वर्ड्स है ना साथियों। तो मैं थोड़ा सा चलता हूँ, हाँ कौन सा था, अच्छा थोड़ा इसको सही कर लेते एक बार जी। तो सबसे कम महत्वपूर्ण है उसको हमको टिक करना होगा, सबसे कम। देखिए पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता का विकास करना, जागरूकता का जो विकास हम लोग करते हैं तब बच्चों में जाके ज़्यादा इंटरेस्ट जब डेवलप होगा तो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेगा। तो 1 नंबर तो सबसे अच्छा रहा। दूसरा कहता है सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के बारे में जिज्ञासा पैदा करना। देखिए जागरूकता और जिज्ञासा बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, एनसीईआरटी ये इसका रिकमेंड करता है। तो 1 और 2 तो ये बहुत अच्छा उद्देश्य है। प्रत्यास्मरण और याद करने के कौशलों को अर्जित करने के लिए बच्चों को अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना, ये थोड़ा कम है। याद करने का कौशलों को कम, ये थोड़ा सा कम उद्देश्य इसका रहता है। प्रत्यास्मरण है ना, टू प्रोवाइड मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज टू चाइल्ड फॉर एक्वायरिंग स्किल्स ऑफ रिकॉल एंड मेमोराइजेशन, ये मेमोराइजेशन जो है ये बहुत निगेटिव वर्ड है ना, इसीलिए इसका आंसर 3 चला जाना चाहिए। चौथा देखते क्या कहता है, शिक्षार्थियों में संज्ञानात्मक संवर्धन करना। बच्चों में हम कॉग्निटिव कैपेसिटी को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, ये तो पॉजिटिव वर्ड है,
ये सारे पॉजिटिव वर्ड हैं। लेकिन अगर आंसर की बात करें जो सबसे कम, तो वो हमारा हो जाएगा 3 नंबर आंसर। तो चलिए 25 के बाद चलते हैं हम लोग 26 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या कहता है। तो 26 नंबर कहता है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय डैश के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। अब हम लोग देखते हैं 26 नंबर। तो कहता है कि यहाँ पे कि सभी वांछनीय अभ्यास, डैश के सिवाय कोई एक को छोड़ के सभी वांछनीय अभ्यास है। तो देखते हैं बच्चे की अस्मिता, है ना, का पोषण करना। बिल्कुल, हमें अस्मिता का मतलब व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, इसका हम लोग क्या करते हैं, पोषण करते हैं, और हमारा तो ये रिकमेंड ही होता है इसका एनसीएफ का। दूसरा नंबर कहता है वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। जी नहीं, ये एकदम नेगेटिव वर्ड है। मतलब वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक की श्रेष्ठता, पाठ्य पुस्तक को ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे हम लोग, ज़्यादातर हम लोग वास्तविक अवलोकन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ये नंबर जो है चला जाएगा, है ना। 2 नंबर ये थोड़ा सा नेगेटिव है। और वही कहता है कि डैश के सिवाय, तो वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। हम लोग पाठ्य पुस्तक पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम लोग वास्तव में जो अवलोकन होती है, जो सुपीरियरिटी ऑफ द नॉलेज होता है, नॉलेज नॉट द टेक्स्ट बुक, हम लोग एक्चुअल ऑब्जर्वेशन जो होनी चाहिए वो हम लोग करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इसका आंसर जो है वो 2 नंबर चला जाएगा। फिर कहता है पाठ्य पुस्तकों, पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देना। ये भी गलत वर्ड है ना। आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए, हाँ, आलोचनात्मक, बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, बिल्कुल ये भी बात सुनना सही बोली है। लेकिन अगर सर्वश्रेष्ठ इसमें बोलता है कि डैश के सिवाय वांछनीय अभ्यास, तो देखिए क्या कहता है, पाठ्य पुस्तक पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, इस वजह से ये चला जाएगा आंसर। पाठ्य पुस्तक पे हम लोग नहीं करेंगे, है ना, तो इसका आंसर चला जाएगा 2 नंबर। फिर से इसको समझिएगा साथियों। कहता है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय डैश के, तो सिवाय पाठ्य पुस्तक, हम लोग पाठ्य पुस्तक को ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, इसलिए इसका आंसर चल जाएगा 2 नंबर। चलिए 26 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 27, 28, 29, 30 की ओर। और ये क्वेश्चन है थोड़ा सा, हाँ, ये वाला क्वेश्चन है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द नेचर ऑफ इन्वायरमेंट स्टडीज डज नॉट एडवोकेट द, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। किसका समर्थन नहीं करती है? तो बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, ये देखिए यहाँ पे नहीं है, क्या है यहाँ पे नहीं है, तो निगेटिव चुनना पड़ेगा। तो ये तो अवसर मिले थी, तो सही बात है। बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे, आज़ादी देंगे बच्चों को, डेमोक्रेटिक क्लासरूम देंगे तो बच्चे प्रश्न पूछेंगे ही। बच्चों की जिज्ञासा जितनी होगी वो उतना क्वेश्चन पूछेगा। 3 नंबर कहते हैं कि बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, बिल्कुल। तीसरी नंबर भी सही बात कर रहा है। चौथा नंबर बच्चे कम गलतियां करें, बिल्कुल नहीं। बच्चे जितना हो सके जितना गलतियां करें और हम उसका निदान करने की कोशिश करेंगे, ये समर्थन नहीं करती है। कौन सा समर्थन नहीं करता है? तो बच्चे कम गलतियां करें, जी नहीं। बच्चे गलतियां जितना चाहे वो कर सकते हैं, इसका सही आंसर जाएगा। चूंकि यहाँ पे बोल रहा है नहीं, तो बच्चे कम गलतियां करें, ऐसा नहीं है। बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा गलती करे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलेगा उसे उपचार करने का, निदान करने का, है ना साथियों। तो 27 का आंसर चला जाएगा 4 नंबर। 27 का आंसर चला गया 4। अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, ध्यान से देखते हैं। कहता है प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी समान विभागों का अनुपालन किया जाना, केवल इसे छोड़कर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है केवल इसे छोड़कर, मतलब एक को कोई निगेटिव उसमें से डालना है। तो कहता है मूर्त से अमूर्त, चलिए ये तो मूर्त से अमूर्त की ओर हमें जाना ही चाहिए। सरल से कठिन की ओर जाना चाहिए। देखिए मूर्त का मतलब होता है मूर्ति, मतलब कोई भी चीज़ हो जो कि उसके सामने प्रदर्शित हो, उसको अच्छे से देख सके, छू सके, उससे वो समझ अच्छा स्थापित करेगा। और मूर्त से हम लोग अमूर्त की ओर चलेंगे, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज की ओर चलेंगे हम लोग। फिर बात करता है सरल से कठिन की ओर, सिंपल टू कम्प्लेक्स की ओर चलना चाहिए। बच्चों को सबसे पहले सरल चीज़ें दिखानी चाहिए, सरल चीज़ों के बाद कठिन ज्ञान की ओर चलना चाहिए। बच्चों में सबसे पहले मूर्त ज्ञान होने चाहिए, हम लोग ठोस वस्तुओं के साथ, फिर हम लोग जो है अमूर्त की चीज़ों की ओर चलना चाहिए। दोनों बात उन्होंने सही बोला है। सी नंबर कहता है स्थानीय से वैश्विक, मतलब लोकल टू ग्लोबल, बिल्कुल उन्होंने सही बात बोला है। हम लोग सबसे पहले लोकल को परफॉर्म करेंगे, फिर लोकल के बाद हम लोग ग्लोबली उसके बात करेंगे। और फिर डी नंबर कहता है अमूर्त से मूर्त,
जो कि डी नंबर गलत बात है यहाँ पे। और कहता है कि केवल इसे छोड़कर, जिसमें डी, सिर्फ डी को छोड़कर, तो केवल डी इसका आंसर हो जाएगा, मतलब 2 नंबर आंसर चला जाएगा साथियों, इसका आंसर चला जाएगा 2 नंबर। तो यहाँ पे चीज़ें आपने देखा और फिर हमको ऐसा आशा है, ऐसा विश्वास है कि हमारे इस सर्वप्रथम आपके बीच में हमारी माता जगत जननी है ना विद्यमान है। सर्वप्रथम इसको प्रणाम। और हम चाहते हैं कि बच्चे आपके अपने मन मस्तिष्क पे, हृदय पे इस नवरात्रि के दिन में आपके अंदर में जो है अच्छे ऊर्जा का प्रसार हो, अच्छे ज्ञान का प्रसार हो। आप ज्ञान के इस समुद्र में लगातार गोता लगाते हुए आप ज्ञानवान बने, अपने सफलता को प्राप्त करें। इन्हीं नवरात्रा कि इन दिनों में जो इस पावन पर्व है, इस पावन पर्व में हमें हृदय को पावन करने की एक अच्छा समय मिलता है, अवसर मिलता है। और हम अपने अच्छे इस अवसर पे जो है अपने हृदय को इसमें पूरे अच्छे तरीके से प्योर ला सकते हैं, शुद्धता ला सकते हैं। अपने मन मस्तिष्क पर शुद्धता लाते हुए अपने ज्ञान को उजागर कर सकते हैं। और हम चाहेंगे कि इस नवरात्रि के दिनों में आपके मन मस्तिष्क पे अच्छे ज्ञान का भाव जगे, आपके अंदर में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़े, आपके अंदर में शिक्षा के प्रति जिज्ञासा बढ़े। और आपका जो लक्ष्य है, जो सफलता है, उसको प्राप्त करने में हम शिक्षकों के मार्गदर्शन के माध्यम से आप उसे अच्छे तरीके से प्राप्त करें और अपने भावी जिंदगी को, भावी जीवन को आप उसे आगे बढ़ाएं। तो चलिए साथियों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे आकांक्षा कम्युनिटी क्लासेस, जो कि गोड्डा झारखंड से स्थित है। और ये जो चीज़ें आपके बीच ला रहे हैं, मैं फैकल्टी आनंद राज आनंद बहुत तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं इतना देर तक बने रहने के लिए। साथियों, अगर हमारे इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, सुझाव के रूप में आप कमेंट करेंगे। और अगर हमारी वीडियोज इस तरह का और चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि हमारी अपडेशन आपके तक लगातार पहुंचते रहे। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड पर। बने रहेंगे हमारे साथ इसी तरीके से। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।